अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की। रेस्पिरेटरी में दोनों एंटीरियर चेस्ट और पोस्टीरियर चेस्ट भी कराऊंगा। हम ये वाली इमेज को यूज़ करेंगे क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक्सपोज तो नहीं कर सकता, लेकिन खैर हमने पेशेंट को एक्सपोज कराना होगा। और ये कहते हैं, मैं बता देता हूँ, मैं दोनों पहले मैं एंटीरियर चेस्ट कराता हूँ, मैं पोस्टीरियर चेस्ट कराता हूँ। तो एंटीरियर चेस्ट में भी हमने सबसे पहले क्या करना है, 4 स्टेप्स होंगे: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसी उसमें जो हम सेकेंड ईयर से करते आए। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस और कॉन्सेंट लेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम XYZ है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी छाती का मुआयना करूँगा या मैं आपकी सीने का मुआयना करूँगा और दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ़ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं या रोक सकती हैं, तो नहीं रोक सकते, ज़्यादातर मेरी पेशेंट होगा। एंड देन हमने ये कहना होगा कि इस मुआयने के लिए हमें जो आपकी वो है शर्ट है या जो आपकी कमीज़ है वो ऊपर करनी होगी, या अगर बेटर ये है कि अगर वो उतार सकते हैं तो नहीं कहना है कि हमने इसके लिए आपकी जो शर्ट है वो उतरवानी होगी, क्योंकि एक्सपोजर रिक्वायर्ड होगा। एक्सपोजर यही है कि पूरे चेस्ट का एक्सपोजर होना चाहिए, एटलीस्ट ज़ीफी स्टर्नम तक पूरा एक्सपोजर होना चाहिए चेस्ट का, जब चेस्ट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम एंटीरियर वाली। तो ये एंटीरियर की इस तरह कॉन्सेंट लेनी है, कॉन्सेंट लेके फिर शुरू कर देना है इंस्पेक्शन में 6 चीज़ें देखनी है। अब जो एंटीरियर की होगी ना, एंटीरियर में पेशेंट को लिटा के करनी, पोस्टीरियर की बिठा के एंटीरियर में लिटा के करनी। और जब पेशेंट लेटा हुआ होगा तो आपने बेड के फुट एंड पे आना है, फुट एंड पे जाके आपने 6 चीज़ें चेक करनी है। 6 चीज़ें चेक करनी। एक तो रेस्पिरेटरी रेट, उसका कितना है। उसके लिए बेटर यही है कि घड़ी पहनी हो और 15 सेकंड में आपके कहते हैं, जब आप बाकी 5 चीज़ें जब आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो आप 15 सेकंड में साथ साथ देख लें कि कितना उसका वो मूवमेंट्स हो रही हैं, उस हिसाब से कितना उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा। दूसरा हमने चेक करनी है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब फीमेल्स में थोरैको एब्डोमिनल होती है, मेल्स में और बच्चों में एब्डोमिनो थोरेसिक होती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की और भी फर्दर होती है, एक चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग होती है, एक कोस्मल ब्रीदिंग होती है, लेकिन हमें बस वो एब्डोमिनो थोरेसिक और थोरैको एब्डोमिनल का मेनली पता होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे शेप ऑफ द चेस्ट। शेप ऑफ द चेस्ट ज़्यादातर या तो नॉर्मल चेस्ट ही होगा, या डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह का भी जिस फिजिक का पर्सन है। जो बस COPD वाले पेशेंट्स होंगे उनका जो चेस्ट है वो बैरल शेप चेस्ट होता है, जो सिर्फ वही एक शेप आती है और कोई इतनी शेप्स आती नहीं है। फिर हम आते हैं डिफॉर्मिटी में ये 2 भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो कि बहुत रेयर होती हैं, पैक्टम कैरिनेटम एंड पैक्टम एक्सकेवेटम। पैक्टम कैरिनेटम ये लेफ्ट वाली है, पैक्टम एक्सकेवेटम जो है राइट वाली है। पैक्टम कैरिनेटम इस जो बेसिकली इसमें जो स्टर्नम है वो बल्ज आउट हुई है, इट इज ऑल्सो नोन एज पिजन शेप चेस्ट, वेयर एज पैक्टम एक्सकेवेटम या एक्सकेवेटम इज नोन एज फनल शेप चेस्ट। ये इतनी ज़्यादातर मतलब बहुत रेयर होता है कि यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये रिकेट से पेशेंट में जिनको कॉन्जेनिटली कोई मसला उनमें होती हैं, तो वो इतनी नहीं आती। उसी तरह एक हैरिसन सर्कस भी होती है, लेकिन वो उसमें ये होता है कि डायफ्राम आपका जो ये कोस्टल मार्जिन है ना, यहाँ पे बेसिकली ग्रूव्स बने होते हैं इस तरह के, तो ये वाली नहीं आती। वैसे ही है कि लोकल कुछ चेस्ट में डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं ड्यू टू प्लूरल डिफ्यूजन या ड्यू टू न्यूमोथोरैक्स या ड्यू टू क्या कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स। एंड आपकी ये है कि एक जनरलाइज फ्लैटनिंग डिफॉर्मिटी की बजाय फ्लैटनिंग या रिट्रैक्शन भी हो सकती है ड्यू टू फाइब्रोसिस या ड्यू टू किसी को न्यूमोनेक्टमी हुई भी हो, तो उसके भी मतलब डिफरेंट कॉज होते हैं। चेस्ट की हमने चेक कर लेनी कि डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके बाद हम पल्सेशंस, कोई स्कार मार्क्स या कोई प्रोमिनेंट वेन्स सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम के केस में नजर आएंगी, क्योंकि अभी एंटीरियर चेस्ट की बात हो रही है। पल्सेशन में सिर्फ एपेक्स बीट को हम चेक करते हैं, उसकी पल्सेशन अगर मेरी तरह का कोई पतला सा थिन लीन फिजिक वाला होगा तो उसकी एपेक्स बीट में पैल्पेटेड होती हुई नज़र आ रही होगी। उसके बाद हमने जो करनी है आपकी एपेक्स स्पीड हो गई। हाँ, फिर हमने चेक करनी है उसकी जो मूवमेंट है चेस्ट की, जो लास्ट चीज़ चेक करनी है। 6 चीज़ें चेक करनी थी। लास्ट चीज़ ये है कि हमें मूवमेंट किस तरह है उसकी चेस्ट की, कि वेदर वो रिड्यूस्ड है, रिड्यूस में ऑब्वियसली प्लूरल डिफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, फाइब्रोसिस की वजह से उसकी जो होंगी चेस्ट मूवमेंट्स होंगी वो रिड्यूस्ड होंगी, या एब नॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं। कभी कभी कुछ पैराडॉक्सिकल की मूवमेंट्स होती हैं चेस्ट की, कि जब आप इंस्पायर कर रहे होते हैं ड्यू टू बायलेटरल रिफ्रैक्चर, इंस्पायरेशन में भी चेस्ट है वो डाउनवर्ड को मूव कर लेते हैं, तो बस चेस्ट की मूवमेंट्स चेक करनी होंगी। तो ये 6 चीज़ें चेक करनी है: रेस्पिरेटरी रेट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, द शेप ऑफ चेस्ट जिसमें से बैरल शेप आती है, एनी डिफॉर्मिटी, एनी विजिबल पल्सेशन, स्कार मार्क्स और एनी मार्क्स और क्या कहते हैं एनी प्रोमिनेंट वेन्स जो कि सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में मिल रही है, एंड लास्टली द मूवमेंट ऑफ चेस्ट। अब हम आते हैं पैल्पेशन में। पैल्पेशन में ये चीज़ याद रखनी है, वेदर एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 चीज़ें जो हर हाल में करनी है वो हमने करनी है एपेक्स बीट एंड हमने करनी है ट्रेकिया की डेविएशन। एपेक्स बीट का ये एक्सपेरिमेंट प्रिकॉर्डिंग में भी हमने कर लिया, कि इसमें तो मेन चीज़ होती है इस तरह करके आपने स्टर्नम में यूजली निप्पल, जिस तरह मेरी निप्पल इधर को है, स्टर्नम में इस तरह करके आपने यूँ फैन आउट करके, बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, ऐसे करके हाथ रखना है एंड आपने फील करना है कि आपको पल्सेशन किधर मिल रही है। जहाँ पे भी पेल्पेट हो रही हो एपेक्स बीट, जिस तरह मेरी ये यहाँ पे पेल्पेट हो रही है, तो अब यहाँ पे बेटर यही है कि आप एक दफ़ा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो
वो हो मेजरिंग टेप हो, मेजरिंग टेप में स्टर्नम से उसके गिन लेने की कितनी सेंटीमीटर दूर है, सेंटीमीटर्स में गिनना होगा कि स्टर्नम से कितनी सेंटीमीटर जो है वो एपेक्स भी दूर है। जिस तरह मेरी जो आ रही है, मेरी आ रही है कितनी, 7.5 सेंटीमीटर मेरी आ रही है। नॉर्मली 8 सेंटीमीटर या 8 to 9 सेंटीमीटर तक की होती है। तो ये चीज़ हमने मेजरिंग टेप से चेक कर लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने चेक करना है, पैपेट करना है ट्रेकिया को। ट्रेकिया के दो मेथड्स होते हैं, 2 फिंगर एंड 3 फिंगर मेथड। अब उसके लिए ये होता है कभी कभी नेक को हाइपर एक्सटेंड कराना होता है। अगेन ये सब लेट की ओर होगा क्योंकि एंटीरियर चेस्ट लेट के हम करते हैं। 2 फिंगर मेथड क्या है, 2 फिंगर मेथड ये है कि आपने ट्रेकिया को यहाँ बीच पे एक्सटर्नल नॉच में इस तरह करके, यहाँ इस तरह करके दोनों साइड पे चेक की, बीच में ट्रेकिया की डेविएशन तो नहीं हुई, किसी साइड पे ट्रेकिया ज़्यादा डेविएटेड तो नहीं होगा। अब जो 3 फिंगर मेथड है, 3 फिंगर मेथड के भी कुछ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स 2 मेथड है। एक तो ये कि आप इन दो से स्टेबलाइज करें इस तरह, जहाँ पे क्लेविकल और स्टर्नम का अटैचमेंट होती है, क्लेविकल की जहाँ अटैचमेंट होती है, यहाँ करके मिडिल फिंगर से पहले इस तरह चेक करें कि ट्रेकिया मिड लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ट्रेकिया मिड लाइन में आ रहा है तो ठीक है, अगर कहीं पे लग रहा है कि मिड लाइन में स्ट्रेट नहीं आ रहा, डेविएटेड है, तो फिर इस तरह करके चेक किया जा सकता है कहीं पे डेविएटेड है या नहीं। या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि मिडिल फिंगर को यहाँ बीच में रख के स्टेबलाइज कर लें और इन 2 फिंगर से हम इस तरह चेक करें कि कहीं पर ट्रेकिया की डेविएशन तो प्रेजेंट नहीं है। अब ट्रेकिया की डेविएशन का क्या रखना होगा कि अगर लेट सपोज मुझे राइट साइड की, मेरी राइट साइड है, अगर मुझे राइट साइड की प्लूरल डिफ्यूजन या न्यूमोथोरैक्स है, तो उस केस में अगर राइट साइडेड प्लूरल डिफ्यूजन न्यूमोथोरैक्स है, तो उस केस में जो ट्रेकिया की डेविएशन होगी ना वो ऑपोजिट साइड, हेल्दी साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। क्योंकि प्लूरल डिफ्यूजन कोई फ्लूइड जमा हुआ है या न्यूमोथोरैक्स हवा जमी हुई है, तो ट्रेकिया इधर को वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, डेविएट हो जाएगा। अगर तो ऐसा हो कि मेरी राइट साइड पे कोई अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर हो या कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई हो या मेरी राइट लंग कोलैप्स कर गई हो, तो उस केस में जो मेरा ट्रेकिया होगा ना वो वही डिजीज साइड पे डेविएट होगा। अगर ट्यूमर होगा तो ऑब्वियसली फाइब्रोसिस साइड होगी। वैसे फाइब्रोसिस होगा तो फाइब्रोसिस में होता है कि लंग्स जो है वो श्रिंक कर जाती हैं, इसीलिए ट्रेकिया उस साइड पे जो डिजीज साइड है वहाँ डेविएट कर जाता है। या अगर लंग कोलैप्स ही कर गई, अल्लाह माफ़ करे, तो भी ट्रेकिया उसी साइड को डेविएट कर जाएगा। ये करके फिर हमने चेक करनी है चेस्ट एक्सपेंशन। एंटीरियरली 2 जगह से होती है, उसमें ये कि आपने हाथों को इस तरह करके रखना होता है और पेशेंट से कहना है गहरा सांस लें, गहरा सांस लेगा और फिर वो आपके थम्स यूँ करके मूव करेंगे, जब बाहर निकालेगा तो वापस आ जाएंगे। एंटीरियरली 2 जगह से चेक करते हैं, एक तो बिल्कुल ये निपल्स के चेस्ट के पास से और एक ये निपल से नीचे यहाँ पे इधर ज़ीफी स्टर्नम के लेवल पे चेक करते हैं। इस तरह चेस्ट एक्सपेंशन करते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन के बाद हमने उससे फिर मेजरिंग टेप से चेक कर लेंगे कि उसकी कितनी एक्सपेंशन हो रही है। उसमें ये अगेन सेंटीमीटर वाली साइड चूज़ करनी है, इंचेस वाली साइड नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं। उसका भी यही है कि आप जो इधर ज़ीफी स्टर्नम आता है वहाँ पे ये रखें, पेशेंट से बोलें कि क्या कहते हैं, पेशेंट से बोलना है, मेरे किसी को नज़र नहीं आ रहा है, पेशेंट से बोलना है गहरी सांस लें, बल्कि 1 मिनट, पेशेंट से कहना है गहरी सांस लें। मेरी जिस तरह 82 से 85 पे गई तो मेरी 3 सेंटीमीटर होगी। नॉर्मली जो चेस्ट एक्सपेंशन होती है नॉर्मल इस 3 to 5 सेंटीमीटर, कुछ किताबों में 2 to 5 सेंटीमीटर भी लिखा गया। अगर चेस्ट एक्सपेंशन कम आ रही है तो उसका ये मतलब है कि पेशेंट को या तो फाइब्रोसिस हुई हुई या वही एम्फीसीमा हुआ है, या पेशेंट को ये कहते हैं कोई मतलब कोई कंडीशन हुई है, कुछ को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। अगर तो रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन आ रही है तो पेशेंट में हमारे पास ये आ जाता है एपेक्स भी, ट्रेकिया, आपकी चेस्ट एक्सपेंशन इस तरह कर ली और आपने क्या कहते हैं मेजर कर लिया। उसके बाद जो वोकल फ्रेमाइटस होता था ना कि हम 3 करते थे, वो अब ऑब्सोलीट हो गया, वो अब आजकल नहीं यूज़ होता, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, उसमें वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये करने इसमें चेस्ट एक्सपेंशन में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हूवर साइन। हूवर साइन में बेसिकली होता है कि जब बंदा गहरी सांस लेगा तो थम्स नहीं अवे मूव करना होगा। लेकिन COPD के पेशेंट में क्या होता है, COPD के पेशेंट हैं वो उनकी जब वो गहरी सांस लेते हैं तो लेटरली उनका चेस्ट मूव नहीं होता, उनकी रिप्स डाउनवर्ड को मूव होती हैं। एज अ रिजल्ट उनके जो थम्स होते हैं वो यूँ बाहर के बजाय फर्दर अंदर को आने लग जाते हैं जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। तो ये जो साइन होता है ना कि थम्स अंदर को आ रहे हैं, दिस इज नोन एज हूवर साइन। तो ये हो गई आपकी पैल्पेशन। अब इसके बाद आती है परकशन। परकशन की वाली हम इमेजेस से एंटीरियर और पोस्टीरियर में दोनों का लिखा हुआ है। यही जो पॉइंट्स बताए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे हमने परकस करना होगा। एपेक्स यहाँ पे होती है सुप्रा क्लेविकुलरली, ये इधर को जो ट्राइंगल बन रहा होता है ना कि यहाँ ये क्लेविकल है, मेरी क्लेविकल से ऊपर यहाँ पे हमको एपेक्स परकस करनी होगी। और फिर वही जो पॉइंट्स दिए हैं उस इमेज में उस तरह ही करके यहाँ पे आपने 2nd to अराउंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक लेके आना है। दोनों साइड्स को कंपेयर करने, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे परकस करना है। और आपने लेटरली भी चेक करना है। लेटरली भी बेटर यही है कि निपल से नीचे जो 4 to 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस है ना, वो मैं उस इमेज में येलो एरो से पॉइंट आउट भी कर दूंगा
लेटरली जो 4 to 6 वो हैं, अगेन दोनों साइड को पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ कंपेयर करना है। ये हमने परकस करना है। परकसन का मैं तरीका बता देता हूँ, जो कि हम एब्डोमिनल में भी करेंगे, क्योंकि हम प्रीकॉर्डियल में तो करते नहीं, सिर्फ हम रेस्पिरेटरी और एब्डोमिनल में करते हैं। ये राइट है, ये लेफ़्ट है, और जो लेफ़्ट हैंड है उसको इस तरह रखना है कि स्पेसेस में ये हैंड्स हो। लेफ़्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है ना, यहाँ पे इधर अपनी इस मिडिल फिंगर की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर की इससे टिप से मारना है, और इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करना, रिस्ट मूवमेंट्स होंगी, ऐसे ऐसे करके होंगे भी। इसमें देखिए किस तरह की आवाज़ भी आएगी। आई होप आवाज़ आ रही होगी वीडियो में। ये इस तरह करके परकशन नोट करना है। और ये जो ये नोट है, दिस नोट इज नोन एज रेजोनेंट। नॉर्मली जो लंग्स का हमारा नोट होता है परकशन का, वो रेजोनेंट ही होता है। रेजोनेंट हो सकता है, हाइपर रेजोनेंट हो सकता है, लेकिन हाइपर रेजोनेंट को क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। हाइपर रेजोनेंट हमको सिर्फ न्यूमोथोरैक्स में ही मिलता है, कभी कभी एम्फीसीमा में भी मिल जाता है, लेकिन मेनली न्यूमोथोरैक्स में मिलता है, और डल होता है। ये था रेजोनेंट। जो डल होगा, डल में सुना देता हूँ डल किस तरह का होगा। ये जो दीवार है ना, ये जो अगर आवाज़ आ रही है, दिस इज टोनी डल। और इस तरह का जो नोट मिलता है परकशन करते हुए, वो हमको मिलता है प्लूरल डिफ्यूजन के केस में। नॉर्मल जो है दिस इज रेजोनेंट, और ये नॉर्मली मिलता है। तो नॉर्मल परकशन का नोट रेजोनेंट होता है, वो वाला स्टोनी डल होता है, तो प्लूरल डिफ्यूजन में मिलता है। कभी कभी हमको रिड्यूस्ड परकशन नोट भी मिल सकता है, वो हमको यूजली फाइब्रोसिस के केस में, या फाइब्रोसिस नहीं बल्कि सॉरी कंसोलिडेशन के केस में या कोलैप्स के केस में हमको मिल जाता है। तो परकशन करनी उन सारी साइड्स पे। उसके बाद हमने क्या करनी है, उसके बाद हमने करनी है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के भी वही जो इस फिगर में पॉइंट्स दिए हैं, वहीं से हमने ऑस्कल्टेट करना है। और इसमें अगेन यही है कि आप ना, अच्छा इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब हम एपेक्स को ऑस्कल्टेट करेंगे ना, तो एपेक्स को हमने ऑस्कल्टेट करना है बेल से। बाकी सारी जगहों को हमने डायफ्राम से करना है, सिर्फ एपेक्स को हमने बेल से ऑस्कल्टेट करना है। मैं अगेन दिखा देता हूँ। एपेक्स का ये होता है, ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल से ऊपर को ये वाली रीजन है ना, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमको एपेक्स मिलती है। तो यहाँ पे हम बेल्ट रखेंगे। पेशेंट, अच्छा जैसी जैसी स्ट्रेच रखते रहेंगे उन ऑस्कल्टेशन वाली जगहों पे, वैसे वैसे हमने पेशेंट को पहले ही बता देना कि जब जब मैं स्ट्रेच रखूँ तब तक आपने गहरी सांस लेनी। तो सांस लें, बाहर निकालें, सांस लें, बाहर निकालें। अब उसको डायफ्राम में कर लेना है, और फिर बाकी जो भी ऑस्कल्टेशन के पॉइंट्स हैं, बेसिकली जहाँ परकस किया था वही वही ऑस्कल्टेट करने के। सांस लें, बाहर निकालें, सांस लें, बाहर निकालें। मुंह से ले लें तो भी बेटर है, या नाक से लें तो भी बेटर, जैसे भी सांस लेनी, बस सांस लें, बाहर निकालें, सांस लें, बाहर निकालें। और तीनों जगहों को ऑब्वियसली हमने वो करना होगा, क्या कहते हैं, कंपेयर करना होगा दोनों जगहों को। यहाँ पे भी एंटीरियरली भी 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक, और लेटरली भी 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक जो नॉर्मल होती है। अच्छा, मैं ना इस वीडियो के एंड में नहीं पता ये वीडियो भी कितनी लंबी बनेगी, 13 मिनट्स तो हो गए। वीडियो का जो एंड वाला मिनट होगा ना, वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको देख लेना। उसमें मैंने जो सारी ब्रेथ साउंड, जिस तरह की आवाज़ें आती है ना ब्रेथ साउंड्स की, वो मैंने उसमें वो वाली रील बेसिकली डाली हुई, तो वो अच्छे से देख लेनी इसी वीडियो के जो आखिरी मिनट होगा। तो उससे ब्रेथ साउंड्स को पता चल जाएगा, और उसमें ऊपर कॉजेस भी दिए हैं कि किस स्टेज में किस तरह की ब्रीदिंग मिलती है। नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो होती है नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से बड़ी होती है, इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है, एक्सपायरेशन कम होती है, बीच में कोई पॉज नहीं होता। जो हमारे पास वो होती है कि कहते हैं ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ब्रोंकियल ब्रीदिंग क्या है कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग हमें किसी भी कंसोलिडेशन के केस में, या निमोनिया के केस में, कैविटेशन के केस में, या क्या कहते हैं अगर कोलैप्स हो गया किसी केस में, तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिलेगी। ब्रोंकियल ब्रीदिंग का बहुत आसान सा तरीका याद रखने का क्या है, जो नॉर्मली ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल हमको ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ये जो डायफ्राम है इसको यहाँ ट्रैकिया के पास रख लेना, इधर या फिर इधर ट्रैकिया के पास रख के स्टेच से सुनो कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। जो यहाँ पे सांसों की आवाज़ आ रही है ना, दैट इज़ योर ब्रोंकियल ब्रीदिंग। व्हाट इज़ ब्रोंकियल ब्रीदिंग? ब्रोंकियल ब्रीदिंग इज़ बेसिकली कि जो आपकी इंस्पायरेशन है और जो आपकी एक्सपायरेशन है वो दोनों सेम उसकी होंगी। नॉर्मली क्या होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से बड़ी होती है, बीच में कोई पॉज नहीं होता। ब्रोंकियल ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का जो वो होगा टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, और बीच में दोनों के बीच में हमको पॉज मिलेगा जो कि ट्रेकिया पे मिलता है। कॉजेज़ क्या होती हैं? कोलैप्स ऑफ लंग, या कैविटेशन, या एनी क्या कहते हैं कंसोलिडेशन। थर्ड पैटर्न जो होता है दैट इज़ योर वेजिकुलर ब्रीदिंग विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक्सपायरेशन होती है, एज द नेम सजेस्ट, एक्सपायरेशन जो होती है वो इंस्पायरेशन से ज़्यादा होती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है, और क्या कहते हैं उसमें बीच में कोई पॉज होता नहीं है। और वो हमको किस किस केस में मिलती है?
वो हमको यूजली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में, एम्फिसीमा के केस में, या इवन कभी कभी एस्थमा के केस में भी मिल सकती है। तो ये थे एंटीरियर चेस्ट। अच्छा नहीं, ये नहीं थी, सॉरी, ये तो ऑस्कल्टेट कर ली हमने ब्रीदिंग साउंड्स। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ हमने करनी है वो हमने चेक करनी है वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस में बेसिकली यही होगा, जहाँ जहाँ भी ऑस्कल्टेट किया वहीं पे ही दोबारा स्ट्रेच रख के पेशेंट को बता देना कि जब जब मैं स्ट्रेच रखूँ आपने 3-3-3 बोलना है। उसमें वो यही है कि यहाँ पे रखा तो पेशेंट बोले 3-3-3, फिर 3-3-3, फिर उसको चेंज करके फिर 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, उनको कंपेयर करना है आवाज़ों को। उसका बेटर तरीका ये है कि क्योंकि पेशेंट भी साथ साथ 3-3 बोल रहा होता है, जो मुझे जो मुश्किल आती है कभी कभी लगता है कि हमको लगता है कि पेशेंट नॉर्मल बोल रहा है या नॉर्मल आवाज़ आ रही है, लेकिन होता क्या है कि आपको पेशेंट की आवाज़ सुनाई दे रही होती। आपने स्टेच से मेन ईयर पीस से सुननी है। मैं ये करता हूँ कि मैं आंखें बंद करके, ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ, आंखें बंद करके मैं सुनता हूँ। आपको ईयर पीस से आवाज़ आनी चाहिए। यूजली जब भी प्लूरल एफ्यूजन का केस होगा तो उस केस में यही होगा कि जो आवाज़ होगी एब्सेंट होगी, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही होगी जहाँ पे भी प्लूरल एफ्यूजन प्रेजेंट होगी। या अगर न्यूमोथोरैक्स केस होगा तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आवाज़ आ रही होगी ऑस्कल्टेशन में। तो ये वोकल रेजोनेंस जो है ये अच्छे से चेक करनी है। ये चेक करके आपने फिर क्या कह देना है, फिर उसके बाद आपने पेशेंट को थैंक यू करना है कि क्या कहते हैं, शुक्रिया, आप अपनी शर्ट पहन लें, अपनी शर्ट आप नीचे कर लें। और फिर अपने एग्जामिनर को जो भी फाइंडिंग्स थी पहले यही कहना है कि ये कहते हैं थैंक यू फॉर लेटिंग मी एग्जामिन दिस पेशेंट, माय पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट वाज दिस। जो भी फाइंडिंग्स पहले मिली कि माय पेशेंट वाज फाउंड टू हैव क्या कहते हैं डिक्रीज ब्रेथ साउंड एट द राइट बेस या प्रेजेंस ऑफ वीस इन द राइट बेस। वो सब कह के फिर वो जो भी अगर एग्जामिनर कुछ रेलिवेंट करवाना चाहेगा, तो मुझे इसमें इतना रेलिवेंट वैसे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादातर ये क्लबिंग हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्लबिंग के भी हमने रेस्पिरेटरी कॉजेज पढ़े थे कि वो लंग एब्सिस या लंग कैंसर में हो सकती हैं, तो यही एक रेलिवेंट होगा उसका। और हाँ, ये एंटीरियर चेस्ट की होगी। अब हम अगर पोस्टीरियर चेस्ट की बात करें, पोस्टीरियर चेस्ट में भी यही चीज़ होगा, यही स्टेप्स होंगे। उसमें बस आपने वो आप बैठा के करेंगे। अच्छा, उसमें भी एपेक्स बीट, रेस्पिरेटरी रेट और ट्रेकिया की डेविएशन, ये तीनों चीज़ें हर हाल में करनी है। पोस्टीरियर चेस्ट की भी अगर कमांड है पेशेंट से कहने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम XYZ है, मैं आपके फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं इस तरह आपकी छाती का पीछे से या सीने का पीछे से मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना मुझे क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। और मुआयना के लिए मुझे आपकी शर्ट जो है वो ऊपर करवानी होगी या उतरवानी होगी। ऊपर को कर लेगा, यहाँ तक कर लेगा। उसमें ये इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट में नॉर्मल चेस्ट की देख लिया पीछे से कि कहते हैं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई काइफोसिस या स्कोलियोसिस तो नहीं है, स्कार मार्क्स, पल्सेशन। अगर तो किसी को कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो तो वो अगर ज़्यादा झुके ना तो झुकते हुए पीछे इंटरस्केपुलर रीजन में उसकी पल्सेशन हमें नज़र आती हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के केस में। वरना कोई प्रोमिनेंट वेन्स इतनी होती नहीं है। और ये कहते हैं हाँ, यही चीज़ आपने इंस्पेक्ट कर दी। इंस्पेक्ट के बाद पेल्पेशन में ही अब यहाँ पे 3 जगहों से वोकल आपने वो चेस्ट एक्सपेंशन चेक करनी है। एक तो पीछे यही जो 2 जगहें थी इन्हीं के बिल्कुल बैकवर्ड इस तरह करके चेस्ट एक्सपेंशन, दूसरा एपेक्स पे इस तरह करके हाथ रखने, पेशेंट से बोल लें गहरी सांस लें, गहरी सांस लेकर हाथ यूँ ऊपर होंगे या थम्स यूँ ऊपर को होंगे, और बाहर निकालें तो यूँ करके नीचे आ जाएंगे। ये आपको चेक करनी है। अगेन सिमिलरली पीछे से वही सेंटीमीटर्स में करना है, इसी साइड पे रखना होगा इस तरह करके, ज़ीफी जिधर आता है, और उसको क्या कहते हैं चेक करनी होगी। अगर 3 to 5 सेंटीमीटर है या 2 to 5 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है, डिक्रीज है तो वही आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फाइब्रोसिस का कोई केस है। परकशन की वही जो इमेज है ये जो नज़र आ रही है इसमें, ये इन्हीं जगहों पे परकस करना है। एपेक्स का भी इसी तरह परकस करना है। अच्छा, एपेक्स करिए ना, ये पूरा ये जो उन्होंने दिखाया हुआ है इस तरह करके पैटर्न बनाया हुआ है, यूँ पूरा पीछे इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जगह पे जो मैंने येलो एरो से दिखाया हुआ है, एक जगह पे अगर हम परकस कर दें वो भी इनफ है। नीचे तक लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे लेटरल इन्होंने सही से दिखाया नहीं। जो लेटरल होगा ना, लेटरल बेसिकली इस जगह पे जो कोस्टल मार्जिन होती है ना, कोस्टल मार्जिन से नीचे यहाँ आपकी क्या कहते हैं 8 से 11 रिब्स जहाँ पे होती है ना, उस जगहों पे लेटरली भी परकस करना होगा। हमने परकशन का इसमें सही से इमेज बनी हुई नहीं है, तो इन जगहों पे परकस करना है पीछे, और इन्हीं जगहों पे फिर बाद में ऑस्कल्टेट करना है। वही अगर तो किसी को प्लूरल डिफ्यूजन होगी तो बेसिस पे हमारे पास जाके जो परकशन का नोट होगा वो स्टोन नहीं डल हो जाएगा, और हमको क्या कहते हैं इस केस में यही होगा जो ऑस्कल्टेशन में भी होगी, या जब वोकल ऑस्कल्टेशन के बाद में वोकल रेजोनेंस करेंगे, वोकल रेजोनेंस में भी होगा कि जिस जगह पे प्लूरल डिफ्यूजन होगी वहाँ पे आपको वो 3-3 की आवाज़ नहीं आएगी। तो इसी तरह से बैक ऑफ द चेस्ट की भी यही एग्जामिनेशन होती है। एक चीज़ यस, जब आप परकस और ऑस्कल्टेट करने लगेंगे, एक्सपेंशन चेक कर लिया आपने, जब परकशन ऑस्कल्टेशन हुए तो आपने पेशेंट से कहना है कि अपने हाथ इस तरह करके अपने शोल्डर्स पर रख लीजिए। इस तरह ना रखे, इस तरह ना रखे, इस तरह शोल्डर, या चलो इस तरह शोल्डर्स पे रख लीजिए, क्योंकि इससे ये है कि जो एपेक्स होगा ना, एपेक्स क्योंकि आता ही यहीं पर है इस जगह पे,
जो ट्रेपीजियस है ना, ये ट्रेपीजियस का जो एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पे क्या कहते हैं, एंटीरियर के वक्त हमको यहाँ पे चेक करना होगा सुप्रा क्लेविकुलर फोसा के लेवल पे, वरना यहाँ पे यूजली आता है इधर इस रीजन पे एपेक्स आता है, तो यहीं पे ही परकस करना होगा इधर और इधर को, इस जगह पे परकस होगा, यहीं पे बेल से हमने ऑस्कल्टेट करना होगा। तो पेशेंट से इसलिए बोल देना है किस तरह करके अपने हाथ रख लें ताकि हम यहाँ पर आराम से परकशन और ऑस्कल्टेशन कर सकें। और फिर हमने वही वोकल रेजोनेंस चेक किया, इस तरह पूरी रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन हो जाएगी कंप्लीट। आई होप ईजिली समझ में आ गया हो। थैंक यू।